नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर और मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आज कयामत की रात है। कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से जो है। मैच के लिए दर्शकों का उत्साह उफान पर है। वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबला कल है, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ आज से ही स्टेडियम के बाहर दिखाई दे रही है। मैच के सभी टिकट बिक चुके हैं। मैच देखने के लिए देश के तमाम इलाकों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी क्रिकेट प्रेमी इस वक्त मुंबई पहुंचे हैं। हर कोई भारत को तीसरी बार वर्ल्ड कप चैंपियन के तौर पर देखना चाहता है, लेकिन उससे पहले भारत को कल का ये अहम मुकाबला जीतना ही होगा। वर्ल्ड कप में भारत अपने तीसरे खिताब से अब बस 2 कदम दूर है, लेकिन ये 2 कदम छोटे नहीं बल्कि बहुत बड़े हैं। इन आखिरी 2 कदमों पर डगमगाने की गुंजाइश बहुत ही ज्यादा रहती है। वैसे भी क्रिकेट वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच में भारत का रिकॉर्ड बहुत खास इन दिनों में नहीं रहा है। आईसीसी के टूर्नामेंट के आंकड़ों को देखें तो 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद लीग मैचों में भारत की कामयाबी का प्रतिशत 86% रहा है। लीग मैचों में भारत ने 44 लीग मैच खेले हैं और 38 जीते हैं, लेकिन नॉकआउट मुकाबलों में भारत 9 में से 8 आईसीसी टूर्नामेंट में नॉकआउट दौर में बाहर हो गया, टूर्नामेंट नहीं जीत पाया। यानी 89% मौकों पर भारत नाकाम रहा है। बस यही भारत के लिए असली चिंता की बात है। इस वर्ल्ड कप में भारत अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है। भारत की जीत का रथ लगातार तेज रफ्तार से आगे बढ़ा है। टूर्नामेंट की हर टीम को भारत ने धूल चटाई है। सेमीफाइनल में जिस न्यूजीलैंड से भारत का मुकाबला है, उसे भी लीग मैच में भारत धर्मशाला में हरा चुका है। लेकिन नॉकआउट दौर में न्यूजीलैंड एक बार फिर भारत की जीत के रास्ते में इस वक्त खड़ा हुआ है। 2019 में ठीक इसी मोड़ पर न्यूजीलैंड ने भारत को 18 रन से हरा दिया था। उस वर्ल्ड कप में भी भारत ग्रुप स्टेज में सबसे ऊपर था और न्यूजीलैंड नेट रन रेट के आधार पर सेमीफाइनल में पहुंचा था। इस बार भी कमोबेश वैसी ही स्थिति है। हालांकि न्यूजीलैंड 5वें नंबर की टीम से 2 अंक अधिक हासिल कर सेमीफाइनल में पहुंची है। अब देखना है कि इस बार ये कीवी टीम भारतीय शेरों के रास्ते में कितनी बाधा खड़ी करती है। क्या इस बार भारत उस इतिहास को दोहराने से रोक सकेगा? वैसे न्यूजीलैंड भारत के लिए आईसीसी टूर्नामेंट में बुरे सपने जैसा ही रहा है। आईसीसी मुकाबलों के पिछले 4 नॉकआउट मुकाबलों में चारों ही भारत ने न्यूजीलैंड से हारे हैं। भारत को यह ट्रेंड कल तोड़ना ही होगा। न्यूजीलैंड की टीम में भारतीय मूल के ऑलराउंडर रचिन रविंद्र भारत के रास्ते में बड़ी बाधा बन सकते हैं। इस वर्ल्ड कप में वो 9 मुकाबलों में 3 शतकों के साथ अब तक 565 रन बनाकर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। भारत के खिलाफ लीग मैच में उन्होंने 75 रन बनाए थे। उधर गेंदबाजी में मिचेल सेंटनर की स्पिन और ट्रेंट बोल्ट की तेज गेंदबाजी भारत के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। वैसे अब तक कागज और मैदान दोनों पर ही भारत की टीम सबसे मजबूत नजर आ रही है। विराट कोहली इस टूर्नामेंट में अब तक 594 रनों के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। जिस वानखेड़े स्टेडियम में कल पहला सेमीफाइनल में खेला जाना है, 2011 में इसी स्टेडियम में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत दूसरी बार वर्ल्ड कप विजेता बना था। ये मत भूलिए, वानखेड़े स्टेडियम कप्तान रोहित शर्मा का अपना होम ग्राउंड भी है। 2011 के उस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा भारतीय टीम में जगह नहीं बना पाए थे, लेकिन इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान हैं और लगातार अच्छा खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन उनके सामने क्रिकेट की क्या बिसात बिछाएंगे, ये देखना भी बेहद दिलचस्प रहेगा। जब भी आप वर्ल्ड कप का गेम खेलते हो प्रेशर रहता ही है। ये जाहिर सी बात है, क्योंकि वर्ल्ड कप होता है, इसीलिए प्रेशर होता है वर्ल्ड कप का। बट देखिए, हमने पिछले 9 गेम में काफी उस चीज को हमने काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया है। पहले गेम से लेके लास्ट गेम जो अभी हमने खेला बैंगलोर में, लड़कों ने अच्छा रिस्पांस दिया उस चीज को लेकर। हम लोग सिर्फ हमारे गेम के ऊपर फोकस कर रहे थे। हमें अच्छा क्रिकेट खेलना था, जो हमने किया। आगे भी दोनों मैच जो है हमारा ध्यान उसी चीज पे होगा, अच्छा क्रिकेट खेलना है।
क्योंकि देखिए इंडिया में आप इंडियन क्रिकेटर हो तो चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, प्रेशर रहता ही है, क्योंकि हर जगह से आपको एक ही आवाज सुनने में आता है कि मैच जीतना है, कल 100 रन बनाना है, 5 विकेट लेना है। तो ये जितने भी लड़के हैं, भले वो 200-250 मैच खेले हो या 5 या 10 मैच खेले हो, उनको हर ये चीज से गुजरना ही पड़ता है। We know it's going to be a really tough challenge. They're a side that's been playing extremely well, but we also know come finals time, everything sort of starts again, and it's all about the day. So for us as a team, it's very much the focus on our cricket again. We've played some good cricket throughout. We've had a couple of narrow losses and a few wins along the way, which have put us in this position where we're in. So we're excited at the challenge ahead. इन दोनों कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने पूरी सुनी। एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड की इस टीम की भरपूर तारीफ की और कहा कि दुनिया की सबसे डिसिप्लिन टीम है, तभी वो अनोखे और अचंभे रिजल्ट पेश करती है। लेकिन न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन भी जानते हैं कि भारत इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में चल रहा है। टीम इंडिया की ताकत पर एक सरसरी नजर अब डालते हैं। इस टूर्नामेंट में भारत इकलौती टीम है जिसने लीग के सभी 9 मैच जीते हैं। भारत की गेंदबाजी भी काफी धारदार रही है। भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा 86 विकेट झटके हैं। भारतीय गेंदबाजों ने मैच के हर दौर में, यानी स्टार्ट हो, मध्यक्रम हो या फिर डेथ ओवर्स हो, विकेट हासिल किए हैं। आप कह सकते हैं कि भारत को जीत दिलाने में बॉलर्स का सबसे बड़ा हाथ है। भारत के सभी 11 खिलाड़ी इस वक्त फॉर्म में दिख रहे हैं। अक्सर होता यह है कि कुछ खिलाड़ी काफी देर तक क्लिक नहीं कर पाते, लेकिन भारत के मामले में हर खिलाड़ी ने इस टूर्नामेंट में अब तक खुद को साबित कर दिया है। लीग मैच में भारत धर्मशाला में न्यूजीलैंड को हरा चुका है। जानकारों के मुताबिक मुंबई का मौसम और पिच दोनों ही भारतीय टीम के बहुत अनुकूल है। हालांकि वानखेड़े में ही 2017 में न्यूजीलैंड भारत को वनडे में हरा चुका है। उस मैच में विराट कोहली के शतक के बावजूद भारत हार गया था। दोनों टीमों के बीच इस मैदान पर अब तक वही एक वनडे मैच खेला गया था। कल के मैच में टॉस की भी अहम भूमिका हो सकती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जितने भी मुकाबले भारत ने खेले हैं, उनमें भारत ने जब लक्ष्य का पीछा किया तो उसे जीत ज्यादा मिली है। लक्ष्य का पीछा करते हुए 60% मैचों यानी 18 मैचों में भारत जीता है, जबकि 40% मौकों पर भारत को हार मिली है, यानी 12 मुकाबलों में भारत हारा है। पहले बैटिंग कर भारत को हार ज्यादा मिली है। पहले बैटिंग कर 44% मौकों पर भारत जीता है, यानी 11 मैच जीत चुका है, जबकि 56% मौकों यानी 14 मैचों में भारत को हार का सामना करना पड़ा है। तो कल टॉस भी भारत के लिए काफी अहम साबित होगा, कम से कम ये आंकड़े बताते हैं। लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस टॉस को इंपॉर्टेंट कतई नहीं बताया है। इसके अलावा कल के मुकाबले में भारत का मजबूत पक्ष क्या है और क्या उसका कमजोर पक्ष रहेगा, इस पर हमारे साथ हैं पूर्व क्रिकेटर और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट सबा करीम। सबा करीम साहब, पहला सवाल सीधा आपसे कि कल वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच है। भारतीय टीम क्या मजबूत पक्ष आपको क्या लगता है और क्या हमारा कमजोर पक्ष है? कि स्ट्रेंथ क्या क्या है भारत की बल्लेबाजी। टॉप ऑर्डर हमारा शानदार फॉर्म में है। खुद कप्तान रोहित शर्मा ने बेहतरीन शुरुआत दी है इस टूर्नामेंट में। उसके साथ साथ विराट कोहली ने शतक जड़ा है। नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर ने शतक लगाया है। उसके बाद नंबर 6 पर सूर्य कुमार यादव ने बल्लेबाजी की है। रविंद्र जडेजा का कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा रहा है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भारत की उनकी संतुलन है। गेंदबाजी हमारी बहुत अच्छी नजर आ रही है। मुझे लगता है कि इससे अच्छी गेंदबाजी यूनिट जो है भारत का, इसके पहले भारतीय टीम में कभी भी नजर नहीं आया था। और इस टूर्नामेंट में भी भारत की जो बॉलिंग अटैक है वो सबसे अच्छी है। इसमें पैनापन है, इसमें धार है, इसमें हर एक गेंदबाज के पास वो विकेट टेकिंग एबिलिटी है, वो क्षमता है विकेट लेने की, और अलग अलग फेजेस में विकेट लेने की क्षमता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है भारतीय टीम का। कमजोरियां मुझे अभी तक कुछ नजर आई नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि जब बड़ा मैच आता है तो भारत ने वहां पर उतना अच्छा प्रदर्शन किया नहीं है, पर ये एक नई भारतीय टीम है। ये जब मैदान में उतरेगी मैच खेलने के लिए न्यूजीलैंड के विरुद्ध, वहां पर मुझे लगता नहीं है कि पुरानी जो बातें हुई हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिस तरह से प्रदर्शन रहा है भारत का, उसके बारे में भी उसके बारे में चर्चा भी नहीं हो रही होगी। अब जमाना है आगे देखने का, और भारत की तैयारी भी न्यूजीलैंड के विरुद्ध कुछ ऐसा ही होगी। नई भारतीय टीम है आपने कहा। सभा, मैं आपको याद दिलाऊं, 1983 का वर्ल्ड कप जब भारत ने पहली बार जीता
तो आधे से अधिक ये जो प्लेयर्स खेल रहे हैं ये पैदा ही नहीं हुए थे। और 2011 का वर्ल्ड कप जब जीता तो आधे से अधिक प्लेयर्स ऐसे रहे होंगे जिन्होंने बल्ला तब थामा नहीं होगा, यानी प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेला होगा। लेकिन अब न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारा मैच है। न्यूजीलैंड का प्रदर्शन लगातार नॉकआउट्स में भारत के खिलाफ अच्छा रहा है। 19 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हम इसी टीम से हारे थे। आपको क्या लगता है इस बार क्या न्यूजीलैंड हावी होगा? न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो बहुत ही मेहनती साइड है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स है इनके। ये तैयारी पूरी की पूरी करके आते हैं। इन्होंने हर एक भारत के प्लेयर्स के सामने अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाई होगी। उनके पास एक ऐसा कप्तान है केन विलियमसन, जो मेरे विचार में इस समय तीनों फॉर्मेट में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा कप्तान है। उसकी जो टैक्टिकल जो स्ट्रैटेजी रहती है, जो टैक्टिक्स वो अपनाते हैं, वो बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा न्यूजीलैंड के लिए। और ये एक ऐसी टीम है जिनके अंदर वो क्षमता है बड़े मैच जीतने की, और ये इसके पहले ये काम कर चुके हैं। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी काफी मजबूत है। कई ऐसे बैटर्स हैं जिनके बारे में हम लोगों ने उतना ज्यादा नहीं सुना है, पर उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। चाहे वो डेविन कॉनवे हो गए, सचिन रविंद्र हो गए, डैरल मिचेल हो गए, ग्लेन फिलिप्स हो गए, इस तरह के कई सारे बल्लेबाज हैं। टॉम लेथम है जो उनके विकेट कीपर बैटर हैं। तो इनकी बल्लेबाजी जो है काफी तगड़ी है। गेंदबाजी इस समय मैट हेनरी टीम में शामिल नहीं है, पर मैट हेनरी की जगह पर टिम साउदी टीम में आ गए हैं। इसका मतलब है कि इनकी पेस बॉलिंग अटैक जो है वो मुझे बहुत ज्यादा सुदृढ़ नजर आ रही है। मेरे विचार में इनकी स्ट्रेंथ इनकी बल्लेबाजी है, उसके साथ साथ इनकी पेस बॉलिंग अटैक है। ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी और लॉकी फर्ग्यूसन, ये तीनों जो है बहुत ही अहम कड़ी हैं इस न्यूजीलैंड टीम के लिए गेंदबाजी में। बड़ा मैच है, नॉकआउट मैच है। कल हारे तो 9 मैच जो जीते हैं वो सब 0 हो जाएगा। मेरा सवाल आपसे सबा यही है, टीम की बॉन्डिंग बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बेस्ट फील्डर का अवार्ड दिया जा रहा है, वो वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं देखने में जो पोस्ट मैच आते हैं। लेकिन कल के मैच में क्या दबाव होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ? पूरे आत्मविश्वास के साथ न्यूजीलैंड टीम खेलती है, क्या भारत पर इसका दबाव होगा? देखिए, न्यूजीलैंड जब भी मैदान में उतरती है किसी भी प्रतियोगिता में, उनको हमेशा हम लोग अंडरडॉग्स ही कहते आते हैं। पर वो उनके अंदर इस प्रकार की क्षमता है कि बड़ी बड़ी टीमों को उन्होंने हराया है बड़े बड़े मैचेस में, और उसमें भारत भी शामिल है। हाँ, मैं मानता हूं कि भारत इस समय फेवरेट है। जो इसके पहले जो मुकाबला हुआ था वहां पर कंडीशंस अलग थे। वो मुकाबला इंग्लैंड में हुआ था, चाहे वो वनडे वर्ल्ड कप हो 2019 में या फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो। वहां पर जो विकेट बने हुए थे वो ज्यादा फेवरेबल थे न्यूजीलैंड के टीमर्स के लिए। यहाँ हालात जो हैं कुछ विभिन्न है। यहाँ के जो कंडीशन ज्यादा फेवर कर रहे हैं इस समय भारत को, क्योंकि जो कंडीशंस हैं वो ज्यादा मदद करते हैं यहाँ पर स्पिनर्स के लिए भी। और विकेट अगर धीमा रहता है वहां पर स्पिनर्स को मदद मिलती है। उसके साथ साथ हमारे जो पेस बॉलर्स हैं उनका फॉर्म काफी अच्छा है। तो फेवरेट जरूर है भारत, तो फेवरेट यहाँ पर सही कारण से है। और ये भारत का समय है कि ये जो फेवरेट टैग है जो भारत को दिया गया है उसको वो सही साबित करें। लेकिन सबा, एक चीज़ बताइए, मिशेल सेटनर के बारे में क्या कहेंगे, जिसने हाईएस्ट विकेट लिए हैं, ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं? क्या कल भी उनका दबदबा रहेगा भारतीय बल्लेबाजों पर? हाँ, मिचेल सैमुअल के पास अनुभव है। आपको याद होगा कि वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं। तो अगर विकेट टर्न करता है वहां पर उनको मालूम है किस गति के साथ उनको बॉलिंग करनी चाहिए। वो एक बहुत ही बुद्धिमान लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर हैं। उनके अंदर जो शैली है उसमें मिश्रण बहुत ज्यादा नजर आता है, गति का मिश्रण नजर आता है। उसके साथ साथ वो एंगल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ही बड़ी चुनौती मिचेल सैंटनर साबित हो सकते हैं भारतीय टीम के लिए। तो भारत के लिए अच्छाई ये है कि भारत के पास कई ऐसे बैटर्स हैं जो स्पिनर्स के विरुद्ध अच्छा खेलते हैं। नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर आते हैं, उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहता है स्पिनर्स के विरुद्ध। हमारे जो 2 ओपनिंग बैटर्स हैं रोहित शर्मा और शुभमन गिल, ये दोनों आक्रामक शैली के बैटर्स हैं। तो मुझे लगता है कि चुनौती जरूर है, पर भारतीय बल्लेबाज जो है तैयार हैं इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सबा इस बातचीत के लिए, इस अपडेट के लिए। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो रोहित शर्मा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही उसमें 25 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बार उन्होंने ऐसा कहा कि 2 ही मैच तो और है। यानी वो कल का मैच जीतने को लेकर बहुत ही आत्मविश्वास से भरे हुए दिखाई दे रहे थे कि 2 मैच तो और बाकी हैं। मैंने यानी वो पूरा वर्ल्ड कप जीतने की तैयारी की ओर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन बड़े मुकाबलों में एक बात जो भारत के सामने बड़ी चुनौती बनी है वो है हार का डर। हार का ये डर क्या भारत के प्रदर्शन को बेहतर करेगा या उसे कमजोर करेगा? स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट कुशांगी रॉय बता रही हैं कि हार का यह डर किसी टीम के प्रदर्शन पर क्या असर डाल सकता है। भारत कमाल परफॉर्म करते हुए आ रहा है पिछले पूरे वर्ल्ड कप में।
सारे मैचेस उन्होंने जीते हैं। तो एक चीज होती है जिसको हम लोग विक्ट्री डिजीज कहते हैं। सबसे पहले प्लेयर्स को ये अपने अंदर देखना पड़ेगा कि उनको विक्ट्री डिजीज का कोई सिम्टम तो फील नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल मोटिवेशन कम होने लगता है, जो एक जनरल प्लेयर्स में एक जो आग होती है, एक जो पैशन होता है जीतने के लिए, चाहे वो हो भी, जो हैबिचुअली प्लेयर्स में होने लगता है, कभी कभी एक मोटिवेशन लैक करने लगता है, बॉडी में एनर्जी लैक करने लगती है। तो सबसे पहले प्लेयर्स को अपने आप में ये एक किस्म का स्कैन करना पड़ेगा कि क्या उनको एक्सपीरियंस हो रहा है या नहीं। दूसरी चीज, क्योंकि न्यूजीलैंड से इनका मैच है, न्यूजीलैंड पहले चैलेंज दे चुकी है इंडिया की टीम को कुछ बार, हम लोगों को ये जरूर कोशिश करनी पड़ेगी, या इस पर्टिकुलर केस में प्लेयर्स को ये कोशिश करनी पड़ेगी कि वो अपने पास्ट विक्ट्रीज को, इंडिया जो अभी 9 मैचेस जीतते हुए आया है, और जो न्यूजीलैंड के साथ उनका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप रहा है पहले, जो चैलेंजेस फेस किए हैं, उसका प्रभाव ना पड़ने दें अपने करंट माइंडसेट पे। तो एक आइसोलेटेड तरीके से अगर वो लोग खेल पाए, एज फार एज आई अंडरस्टैंड और जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, कोचेस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना लेते हैं, कैप्टन्स इन सारे प्लेयर्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस या फिर अफेक्ट ना होने देने का टॉस से, क्योंकि हम लोग एक्चुअली दर्शकों के भी एक्सप्रेशन से देख सकते हैं, अगर हम लोग टॉस जीत जाते हैं तो ऐसा ही लगता है जैसे इंडिया ने अपना पहला विकेट ले लिया, उसी किस्म की खुशी होती है और उसी किस्म का लॉस होता है। तो बिल्कुल एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से मैंने पहले एक एग्जाम्पल दिया था कि एक आइसोलेटेड माइंडसेट के साथ खेलना चाहिए, सिर्फ पास्ट को कंसिडर करना चाहिए स्ट्रैटेजी के लिए और कुछ नहीं, उसी आइसोलेटेड तरीके से एक टॉस को भी लेना चाहिए, क्योंकि एक टॉस से एक गेम कौन जीतेगा हारेगा कोई भी इंडिकेशन नहीं है एक टॉस, क्योंकि गेम कभी भी बदलता है। जाहिर तौर पर सेमीफाइनल के मुकाबले के लिए क्रिकेट प्रेमियों में इस वक्त मुंबई में जबरदस्त उत्साह है। मैच के सारे टिकट 2 घंटे के भीतर बिक गए। इस बीच टिकट ब्लैक करने के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को भी आज गिरफ्तार किया। मैच को लेकर उत्साह को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। देखिए मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम से मेरे सहयोगी सुनील सिंह की ये रिपोर्ट। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले के लिए वानखेड़े स्टेडियम तैयार है। सारे टिकट पहले ही बुक हो चुके हैं। ऐसे में बहुत से लोग अब टिकट हासिल करने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हैं। मुंबई पुलिस ने टिकट के लिए लोगों को ठगने के आरोप में 2 लोग, आकाश कोठारी और रोशन गुरबख्शानी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रोशन को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसको अरेस्ट किया है उसका नाम रोशन संजय गुरबख्शानी है। उसके पास से 2 सेमीफाइनल की टिकट हमें मिले हैं। उन 2 टिकट को उसने एक टिकट का 1,20,000 के रेट से वो टिकट बेचने की कोशिश की थी। इसके अलावा साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड का जो मैच 21 नवंबर को हुआ था, उसके भी 4 टिकट उसके पास से पाए गए हैं। भारत न्यूजीलैंड मैच देखने के लिए स्टेडियम में भारी भीड़ उमड़ने वाली है। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों ने खुद स्टेडियम का दौरा किया। चूंकि बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो पुलिस की बहुत ही पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जो जानकारी मिल रही है कि 120 के करीब अधिकारी रहेंगे सुरक्षा में तैनात, 600 पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा SRPF की कंपनी भी यहाँ पर लगाई गई है, क्विक रिस्पांस टीम भी यहाँ पर लगाई गई है। और सभी से कहा गया है कि मैच जो है वो भले 2 बजे शुरू होगा, लेकिन जो एंट्री है वो सुबह 11:30 बजे से ही खोल दिए जाएंगे। ऐसे जो दरवाजे हैं, जो गेट हैं, सभी खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही दर्शकों को स्टेडियम के अंदर खाने पीने का कोई भी सामान, पानी की बोतल, पावर बैंक या जल सकने वाला कोई भी सामान ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। यहाँ तक कि सिक्के, कलम और पेंसिल तक ले जाने की इजाज़त नहीं है। कल फर्स्ट सेमीफाइनल के लिए जो वानखेड़े स्टेडियम में है, उसके लिए सुरक्षा का व्यापक इंतजाम हम लोगों ने किया है। उसके लिए हर इम्पोर्टेंट जो हमारे जंक्शन है वहाँ पर बैरिकेड्स है। उसके साथ साथ जो स्टेडियम के जो एंट्री पॉइंट है, आजू बाजू के रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर अच्छा डिप्लॉयमेंट किया गया है। उसके साथ साथ पूरा AS चेक का पूरा सिस्टम हम लोगों ने इसमें किया है। और जो अंदर आने वाले लोग हैं उनकी भी पूरी फ्रिस्किंग और चेकिंग के साथ साथ नियोजन किया गया है। इसके साथ साथ हमने प्रॉपर साइनेजेज, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और हमारा जो स्पेशलाइज यूनिट है उनका सभी का डिप्लॉयमेंट इसके अंदर किया है। सेमीफाइनल मैच को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है और भारत की जीत का भरोसा भी। जी, हम
मैच के इतने दीवाने हैं कि आज ही चले आए, सोचे क्या पता विराट कोहली या कुछ हमको दिख जाए प्रैक्टिस के, मतलब बस दिख जाए जाते हुए, तो हम बस आए हैं देखने के लिए यहाँ का नज़ारा कैसा है। वैसे इंडिया चाहे कल पहले बैटिंग करे या बॉलिंग करे, इंडिया ही जीतेगी। जी। कल का मैच एकदम फाइट है, अच्छा है। इंडिया ही जीतेगा कंफर्म। वर्ल्ड कप भी ले जाएगी इंडिया कंफर्म, इसमें सोचने की बात नहीं है। अपनी टीम तो एकदम बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस इस समय, बॉलिंग फील्डिंग जिधर भी देखो सब बढ़िया है, इसीलिए इस बार इंडिया। अभी तक की मैच में भारतीय टीम का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा है, इसलिए हर हिंदुस्तानी को इस बार उम्मीद नहीं, भरोसा भी है कि वर्ल्ड कप भारत ही जीतेगा। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो कल का ये सेमीफाइनल मुकाबला मुंबई में खेला जाना है और उसके बाद अगर भारतीय टीम जीती तो फाइनल अहमदाबाद में होगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अब बात उस मुद्दे की जो देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है और 3 सबसे खास कानूनों आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को नए सिरे से लिखने से जुड़ा है। सरकार ने इससे जुड़े 3 बिल अगस्त में लोकसभा में रखे थे, जिन पर संसद की स्थायी कमेटी की रिपोर्ट तैयार है और सरकार को सौंप दी गई है। रिपोर्ट को लेकर एक बार फिर नए सिरे से बहस तेज हो चुकी है। ये तीनों कानून हमारे देश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। सबसे पहले बताते हैं कि ये 3 बिल कौन से हैं। ये हैं भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, जो इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की जगह लेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी की जगह लेगा। भारतीय साक्ष्य बिल 2023, जो इंडियन एविडेंस एक्ट आईईए की जगह लेगा। ये तीनों बिल संशोधन बिल नहीं है, बल्कि नए सिरे से पूरा प्रस्तावित कानून लिखा गया है। कई पुराने कानूनों को नए सिरे से परिभाषित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि इन विधेयकों से भारतीय दंड संहिता में आमूल चूल परिवर्तन होंगे। सरकार का दावा है कि इसके जरिए वो देश को औपनिवेशिक कानूनों से मुक्त कराना चाहती है। ये बिल लोकसभा में पेश किए जाने के बाद संसद की स्थायी समिति को विचार विमर्श के लिए सौंपे गए थे और स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें अब सरकार को दे दी हैं। लेकिन इन सिफारिशों से कमेटी में ही शामिल विपक्ष के कई नेता सहमत नहीं हैं। जैसे एक सिफारिश ये है कि एडल्ट्री यानी व्यभिचार के अपराध को भारतीय न्याय संहिता में बनाए रखा जाना चाहिए। संसदीय समिति ने कहा है कि विवाह की संस्था पवित्र है और भारतीय समाज में उसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसे जेंडर न्यूट्रल यानी लिंग निरपेक्ष बनाया जाना चाहिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एडल्ट्री के अपराध को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था और कहा था कि यह महिलाओं के प्रति पक्षपाती है और महिलाओं की गरिमा को कम करता है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि पत्नी के साथ पति की संपत्ति की तरह व्यवहार किया जाता है। कोर्ट ने महिला की स्वायत्तता का उल्लंघन करने वाले पुरुष के लिए ही सजा की बात कही। पी चिदम्बरम ने अपने असहमति के नोट में कहा कि सरकार को किसी दंपत्ति की जिंदगी में घुसने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी अहम सिफारिश जिस पर विवाद हुआ है वो है समलैंगिक संबंधों को आपराधिक दर्जा देना, जो असहमति के बावजूद बनाए गए हैं। पहले आईपीसी का सेक्शन 377 समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखता था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। स्थायी समिति इसे अब असहमति के क्लॉज के साथ वापस अपराध की श्रेणी में लाना चाहती है। तीनों आपराधिक कानून नए सिरे से बनाए से जुड़े ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर विवाद खड़े हो रहे हैं। स्थायी समिति के एक सदस्य और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि इन कानूनों को बनाना एक बेकार की कसरत है, जिसके कई अनचाहे नतीजे होंगे। उनका कहना है कि ये नए कानून कई पुराने कानूनों का ही कॉपी पेस्ट है, यानी उन कानूनों को ही नए नाम से पेश कर दिया गया है। क्या वास्तव में ऐसा है? जाने माने वकील माजिद मेमन का भी कहना है कि कानून में बदलाव की जरूरत नहीं है, सरकार को तेजी से न्याय दिलाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कि ये जितने भी कानून जिसकी बात हो रही है, सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, इसमें जितने भी प्रावधान हैं, सेक्शंस हैं 500, 400 जो भी सेक्शंस तीनों एक्ट्स में है, इन सब के हर सेक्शन के हर सब सेक्शन पर पिछले 75 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इसको विस्तारित तौर पर परखा है, जांचा है
और जहाँ ठीक नहीं लगा वहाँ उसे स्ट्राइक डाउन किया है, वहाँ उसे चेंज करने के सजेशन दिए हैं। और बहुत ही बारीकी से संविधान से कहीं कोई टकराता है कानून, तो उसको भी ठीक करने के लिए अदालतों ने कई घंटे कई दिन बहस मुबाहसे के बाद, सब एक्सपर्टीज के ओपिनियन लेने के बाद अदालतों ने अपनी काबिलियत के तहत उसको बदलने की बातें रखी। जहाँ कुछ आवश्यकता लगी वहाँ कानून को बदलने की बात हुई है, कानून को सुधार लाने की बात हुई है। तो इतना आसान नहीं है, ये राजनीति लोगों का काम नहीं है। पॉलिटिशियंस कैनॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी expert to the extent that the judges could be या the lawyers could be। अब ये जो हमारे सांसदों को बैठाल कर या फिर वो समिति के जरिए कोशिश की जा रही है, तो वो फीडबैक ले रहे हैं सब जगह से, लेकिन मुझे लगता है कि दिस वाज एन अवॉइडेबल एक्सरसाइज। ये करने की बजाय अगर आपको वाकई में हमारी फौजदारी न्याय व्यवस्था में सुधार लाना है, तो आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की फंक्शनिंग में स्पीडी और इनएक्सपेंसिव जस्टिस देने के वादों को पूरा करना चाहिए। और साथ ही साथ हमें जेलों में उन नागरिकों को जिनको ठोसा गया है और रखा गया है इंतजार में कि वो दोषी हैं या नहीं है, वो हम तय नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि हमारी आबादी बहुत बढ़ चुकी है, हमारी पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल केसेस बहुत बढ़ चुके हैं और हम उन्हें तय नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम उन्हें तय नहीं कर पा रहे हैं तो सालों साल बाद जब अदालतें ये कहती है कि जिस गिरफ्तार व्यक्ति को रखा गया था 10 साल 15 साल, उसने गुनाह नहीं किया है, तो ये एक शर्म का मकाम होता है। दिस इज फेलियर ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। और आपके दर्शकों को मैं एक बात ये भी बताता चलूं कि सारी विश्व के सभी देशों को जब इस पर स्टडी किया गया कि कौन सा देश सभ्यता में सबसे आगे है, विच कंट्री इज द मोस्ट सिविलाइज्ड, तो ये देखा गया कि किस मुल्क के कैद खानों में कम से कम लोग हैं, और उस पे ये जिस मुल्क में कैद खानों में कम से कम लोग हैं वो मोस्ट सिविलाइज्ड कंट्री माना जाता है। इस मापदंड से हम विश्व के मुकाबले में बहुत पीछे हैं। इसी मुद्दे पर हमने सुप्रीम कोर्ट के वकील देश रतन निगम से भी बात की। उनका कहना है कि कानून में बदलाव करना सरकार का काम है। भारतीय जो आचार संहिता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। इंडियन पिनल कोड में कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, वो तो ठीक है। ये देखिए, जब कानून में बदलाव क्यों आते हैं? कानून में बदलाव तब आते हैं जब समाज से आवाज उठती है और अनुभव होता है समाज का, और हमारे समाज का जो अनुभव है, हमारी न्याय व्यवस्था को अनुभव है, जजमेंट्स आते हैं, उनमें कुछ खामियां हमारे कानून में नजर आती हैं, तो उन खामियों को दूर करने के लिए संशोधन कानून में किए जाते हैं। इसी तरह के संशोधन आपको भारतीय आचार संहिता और भारतीय दंड संहिता में किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। जो फंडामेंटल राइट्स के अधिकार हैं, पुलिस को जैसे परमिशन लेनी पड़ेगी अरेस्ट करने से पहले अगर 3 साल से कम है, और सुपीरियर अधिकारियों से परमिशन लेनी पड़ेगी। हथकड़ियां हर एक केस में नहीं आप पहना सकते हैं। अगर कोई बहुत ही संगीन जुर्म जिसने किया है, जिसके पास बाद में भी लगातार जुर्म करता रहा है, उसको हथकड़ियां पहनाना, इस तरह के देखिए ये बहुत बड़े बदलाव हैं जो कि समाज से आए हैं निकल के। और ये ऐसा नहीं है कि सरकार अपनी तरफ से लाना चाहती है, तो ये सामाजिक दबाव है, समाज के लोगों का दबाव है, और हमारी न्याय व्यवस्था के अनुभव के आधार पर ये बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। 1947 1950 के बाद बहुत सारे संशोधन हुए, ऐसा नहीं कि एक ही संशोधन हुआ है। अंग्रेजों के टाइम के कानून में बहुत सारे संशोधन हुए, बहुत सारे कानून को छोड़ा गया है, कई नए कानून आए हैं। समय बदलता है, जरूरत समाज की बदलती है, उसी के हिसाब से, और अनुभव होते हैं समाज के, उसके आधार पर नए कानून बनते हैं। और ये कानून बनाना, न्याय विधि विधान, ये हमारे क्षेत्राधिकार, संसद के क्षेत्राधिकार में आता है। देखिए, हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हैं। जो जनता की इच्छा शक्ति है, विल ऑफ द पीपल, वो प्रिवेल करती है, वो डेमोक्रेसी है हमारी। तो सबको अपना अपना काम करने दीजिए। जो चिदम्बरम जी और माजिद मेमन ये सब जो राजनीति कर रहे हैं ना, उसको परे रखिए। वो राजनीति करते रहेंगे, विपक्ष का काम है राजनीति करना, और वो प्रतिस्पर्धा की राजनीति में है। वो सरकार को और जो सत्ता में है उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, वो उनका काम है, करने दीजिए। जनता, आखिर में जनता के सामने सबको जाना पड़ेगा चुनाव में, और जैसा भी आता है, जो भी आप काम करेंगे अपना लेखा जोखा लेके
जनता के सामने जाएंगे और जनता तय करेगी डेमोक्रेसी में चुनाव के द्वारा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको फॉलो अप देते हैं उत्तराखंड के हादसे का। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 4 धाम नेशनल हाईवे के तहत यमुनोत्री हाईवे से जुड़ी सिलक्यारा सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को सुरक्षित निकालने की कोशिशें आज भी जारी हैं। अच्छी खबर यह है कि 40 के 40 सुरक्षित हैं। रविवार सुबह करीब 4:30 बजे सुरंग के मुहाने से करीब 250 मीटर अंदर सुरंग का एक हिस्सा मलबा गिरने की वजह से बंद हो गया था और 40 मजदूर अंदर ही फंस गए थे। इन मजदूरों से अब लगातार वॉकी टॉकी के जरिए बात हो रही है और वो ठीक हैं। अधिकारी और मजदूरों के परिवार के लोग उनसे बात कर लगातार इन मजदूरों का हौसला बढ़ा रहे हैं। एक पाइप के जरिए इन मजदूरों तक ऑक्सीजन, पानी और खाने के पैकेट्स पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना अब भी एक चुनौती बनी हुई है। उन्हें निकालने के लिए 1 मीटर व्यास के पाइप देहरादून से मंगाए गए हैं, जिन्हें अब एक विशेष मशीन के जरिए मलबे के बीच से ड्रिल कर उस छोर पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जहां पर ये मजदूर फंसे हैं। लेकिन एक समस्या ये आ रही है कि मलबे के बीच में कई चट्टानें भी हैं। इन सब चुनौतियों के बीच पाइप को ड्रिल कर अंदर पहुंचाने में अभी समय लग सकता है। इस पाइप के अंदर से ही सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे और बाद में इन पाइपों के जरिए ही नए सिरे से कर्मचारी दूसरे छोर पर पहुंचकर मलबा साफ करने का काम कर सकते हैं। लेकिन वो बात की बात है जिसकी रणनीति अभी बननी बाकी है। मौके पर मौजूद हमारे सहयोगी किशोर रावत एक नक्शे के जरिए बता रहे हैं कि राहत और बचाव में लगे अधिकारियों की क्या कोशिश है। सिलक्यारा टनल में 40 लोगों को जो फंसे हैं उनको बचाने की जद्दोजहद चल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। हर वो संभव प्रयास किया जा रहा है ताकि इन लोगों को बाहर निकाला जा सके। इस वक्त ये जो पूरा जो मैप है ये सिलक्यारा टनल का मैप है। यहाँ से स्टार्टिंग है सिलक्यारा से और ये बरकोट है। दरअसल ये ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत ये टनल बनाई जा रही है। 4.58 किलोमीटर की टनल है और इस टनल में अगर देखा जाए तो यहाँ से एंट्री है जो सामने तस्वीरें नजर आ रही है और ये 250 मीटर यहाँ पर 250 मीटर के इधर यहाँ पर ये मलबा आने के कारण ये लोग फंसे हैं और लगभग 2350 तक ये बन चुकी है। ये 2350 है। लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक का इनके पास स्पेस है। यहाँ पे पानी, ऑक्सीजन और फूड सप्लाई किया जा रहा है। बरकोट से यहाँ जो बरकोट से बन रही है, ये एक दूसरा पार्ट दिखाता हूँ मैं बरकोट का। ये बरकोट से यहाँ से टनल बन रही है। लगभग यहाँ बरकोट से और सिलक्यारा से दोनों के बीच में ये दोनों काम चल रहा था और लगभग 480 मीटर ये पैच बचा है ये पूरा टनल को जोड़ने के लिए। यानी ये साइड अगर सिलक्यारा देखा जाए तो ये गंगोत्री की साइड हुई और बरकोट की साइड इधर बरकोट की साइड यमुनोत्री की तरफ हुई। तो 4.5 किलोमीटर की सुरंग है और लोगों को कोई दिक्कतें ना हो इसलिए सुरंग बना रही थी ताकि वो टाइम उनका बचे। लेकिन फिलहाल ये लोग यहाँ पर 250 मीटर पर काम करते हुए लैंडस्लाइड हुआ और यहाँ पर आके वो फंस गए हैं और फंस गए। लगातार इनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अब चूँकि ऑगर मशीन आई है और उसे स्टील पाइप डाले जाएंगे और इनको बाहर निकाला जाएगा। लगातार हर कोई यहाँ प्रयास कर रहा है, चाहे वो SDRF, NDRF या फिर कंपनी के लोग हैं, वो लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि इनको किसी भी हालत में सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। सिलक्यारा टनल से NDTV इंडिया के लिए किशोर रावत। सुरंग के अंदर मजदूरों को फंसे हुए 64 घंटे गुजर चुके हैं। बचाव में लगे SDRF के अधिकारी अंदर फंसे लोगों से वॉकी टॉकी के जरिए बात कर रहे हैं। अच्छा, परेशान मत हो गया, बहुत लोग बात कर रहे आराम से निकल जीवो, कोनो चिंता के बात नहीं है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस बार त्योहारों का सीजन बाजारों में जबरदस्त रौनक लेकर आया है। कारोबारियों ने जमकर माल बेचा, मुनाफा कमाया। गाड़ियों की बिक्री भी त्योहार के सीजन में जमकर हुई। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक अक्टूबर 2023 में यात्री गाड़ियों और 3 व्हीलर्स की बिक्री अब तक के सबसे ऊंचे रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। दोपहिया गाड़ियों की बिक्री में भी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में रहने वाले कुंवर चंद
नई मोटरसाइकिल खरीदने के लिए शुभ दिन का इंतजार कर रहे थे। खुश हैं कि पहले ही दिन उन्हें अपनी पसंदीदा ब्रांड की मोटरसाइकिल मिल गई। जो धनतेरस पे लेनी थी, एक्चुअल हम ड्यूटी पर्पज से कहीं बाहर फंसे हुए थे, हम उस टाइम आ नहीं पाए, जिसकी वजह से हम आज उठा रहे हैं, इसको परचेज कर रहे हैं। जी, पर आप इंतजार कर रहे थे त्योहारों के सीजन का बाइक खरीदने की? जी, धनतेरस का और इसका दिवाली फेस्टिवल का वेट कर रहे थे हम। इसमें तो कोरोना काल चल ही रहा था, फिर ये त्यौहार आ गया। त्यौहार के मौसम में हर आदमी के अंदर उत्साह होता, मैं कुछ ना कुछ खरीदूं और लूं। इस वजह से इसकी मार्केट में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। कुंवर चंद उन लाखों भारतीयों में हैं जिन्होंने त्योहारों के शुभ मौके पर इस साल गाड़ी खरीदी है। ऑटो डीलरों के मुताबिक इस सीजन में दोपहिया गाड़ियों की बिक्री काफी बढ़ गई है। अक्टूबर 2023 में देश में कुल 18,96,000 दोपहिया गाड़ियां बिकी, जो अक्टूबर 2022 की तुलना में 20.1% ज्यादा है। इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स अच्छे हैं, लोगों को अच्छी बारिश की बार अच्छी हुई है, तो उसके कारण से अच्छे रूरल एरिया में भी अच्छे पैसे लोगों को आए हैं। दूसरा ये है कि हर कंपनी ने बड़ी अच्छी स्कीम्स दी हैं अब की बार। फेस्टिवल सीजन के टाइम में लो इंटरेस्ट पे लोगों को फैसिलिटीज़ दी हैं। दूसरा फिर लो डाउन पेमेंट पे भी वो दिया है, बहुत सारी चीज़ें दी हैं, बहुत सारी गिफ्ट्स भी साथ में हर कंपनी ने गिफ्ट्स दी हैं। तो उसके कारण से लोग जो रुके हुए थे ना, तो वो अब कोरोना के बाद अब खुल के आए हैं। दरअसल दोपहिया गाड़ियों के मुकाबले पैसेंजर गाड़ियों और 3 व्हीलर्स की बिक्री में और ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अक्टूबर 2023 में इन दोनों सेगमेंट की गाड़ियों में रिकॉर्ड बिक्री देखी गई। ओवरऑल जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है उसमें सबसे अच्छी बढ़ोतरी हुई है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने कहा है कि अक्टूबर महीने में रिकॉर्ड सेल हुई है, करीब 3,90,000 पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री हुई है। और जो 3 व्हीलर सेगमेंट है उसमें भी अब तक की सबसे ज़्यादा सेल अक्टूबर में हुई। कोरोना के बाद लोगों ने अपनी जो परचेजिंग वो था वो थोड़ा सा होल्ड कर रखा था कि वो सोचते थे कि भाई हमारे पास पुरानी गाड़ी है, उसी को एक और साल खेलते। लेकिन अब वो जो है वो साल पूरा टाइम ख़त्म हो चुका है, तो अब सब चाह रहे थे कि भाई हमें अच्छी डील मिल रही है तो नहीं खरीदे। नवंबर में भी अच्छा है क्योंकि धनतेरस नवंबर में ही थी अब की बार, तो अब की बार नवंबर भी अच्छा जाएगा। ये नवंबर महीना भी मतलब जैसे हमारी धनतेरस पे बहुत अच्छी, पिछले साल से अच्छी सेल गई है सभी की। जाहिर है त्योहारों के सीजन में डिमांड काफी बढ़ने से ऑटोमोबाइल सेक्टर में माहौल बेहतर हुआ है और नवंबर महीने में ग्रोथ का ये ट्रेंड जारी रहने की उम्मीद है। दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। खनन और बालू माफिया का आतंक कहां नहीं है। ये माफिया लगभग हर राज्य में कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाते हैं, लेकिन उसके आगे लगता है जैसे कानून की तमाम एजेंसियां बेबस हैं। ये माफिया पुलिस तक को नहीं बख्शता। बिहार का ताजा उदाहरण देखिए। बिहार के जमुई जिले में एक सूचना के आधार पर छापा मारने गए पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की बालू माफिया ने ट्रैक्टर से रौंदकर हत्या कर दी और एक और जवान को घायल कर दिया। पुलिस का दावा है कि सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है और एक आरोपी को हिरासत में ले भी लिया गया है। बिहार के जमुई जिले के गरही थाना क्षेत्र के महुलिया टांड गांव के पास तेज रफ्तार अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने इसी जगह पर मंगलवार सुबह बाइक सवार गरही थाने के थानाध्यक्ष और एक जवान को कुचल दिया, जिससे दारोगा की मौत हो गई। जबकि इस दुर्घटना में एक होमगार्ड का जवान घायल हुआ था, जिसका इलाज शहर के निजी क्लिनिक में किया जा रहा है। ये बॉर्डरिंग इलाका है आपको जमुई, गिरिडीह और नवादा का। यहाँ से अवैध खनन की सूचनाएं लगभग हमेशा आती रहती हैं। इसी के संबंध में जो शहीद एसआई प्रभात रंजन है, ये अपनी टीम के साथ, सशस्त्र बल के साथ आज इन्होंने सुबह में प्रस्थान किया था। इनको सूचना मिली थी कि वहाँ पे अवैध खनन आपको एक बालू माफिया के द्वारा किया जा रहा है। उसी की छापेमारी के क्रम में जब ये वहाँ पहुँचे और इनके द्वारा आपको जब उसको रोका गया, तो जो ट्रैक्टर चालक है उन्होंने जानबूझकर इनको जान मारने की नीयत से इनके ऊपर ट्रैक्टर को चढ़ा दिया गया। जिस क्रम में ये बाइक पे थे और जो होमगार्ड हैं जिनका नाम राजेश कुमार साव है, ये भी उनके साथ थे। और जो शहीद प्रभात कुमार एसआई जो हैं, ये आपको पीछे बैठे हुए थे और जिसमें आपको इनकी मृत्यु हो गई। और जो हवल ने जो आपको होमगार्ड हैं, ये अभी आपको इलाजरत हैं और इन्होंने जो इनको जब होश आया है तो इन्होंने ये घटना के बारे में
विस्तृत जानकारी हम लोगों को दी है। राज्य में बालू माफिया द्वारा पुलिस बल पर हमला की ये कोई पहली घटना नहीं है। ऐसी घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। माना जा रहा है बालू माफिया पर अंकुश लगाने की सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है। स्थानीय सांसद चिराग पासवान ने इसके लिए ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेवार ठहराया है। राज्य सरकार का कहना है कि बालू माफिया के खिलाफ अभियान में और तेजी लाई जाएगी, लेकिन एक थाना अध्यक्ष की हत्या बताती है कि राज्य सरकार के सामने माफिया कितना बेखौफ है। एनडीटीवी के लिए पटना से मनीष कुमार की रिपोर्ट। तो खबरों की खबर में आज मेरे साथ इतना ही। फिलहाल के लिए मुझको दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी। गुड नाइट।